आलोक शंकर, आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। पीएन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कल के डेट में जो हमारा जीएससीबी का फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस ने बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन को क्लेम किया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100% ऑथेंटिकेटेड सॉल्यूशन आपके सामने में पेश किया जाए। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर आप पहला प्रश्न देखेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर में तो इसमें कुछ डाटा दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है मोशनल ईएमएफ से। किससे? मोशनल ईएमएफ से, कि अगर किसी भी बॉडी को मोशन प्रोवाइड किया जाता है तो किस तरीके से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी से रिलेटेड ये पार्टिकुलर क्वेश्चन है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें सबसे पहले दिया गया है कि जो रॉड है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 रेडियन पर सेकेंड है। जो रॉड का लेंथ है ना वो कितना है, 1 मीटर है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.5 टेस्ला है। सही है क्या? और आपको बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस किया गया है। अगर इस रॉड को ध्यान से देखोगे तो एक रॉड ऐसा है और इसके अदर एंड पे एक रिंग को लगा दिया गया है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अदर एंड पे रिंग है या कुछ भी है, हमें दो पॉइंट के बीच का ईएमएफ का डिफरेंस जानना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो ईएमएफ का डिफरेंस यहाँ पे होने वाला है वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा रॉड है और इस रॉड को मैंने ओमेगा से रोटेट कर दिया, अगर मैंने इस रॉड को ओमेगा से रोटेट कर दिया और ये किसी पॉइंट सी के हमने इसको हिंज करा हुआ है, तो आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी को रोटेट किया जाता है तो उस बॉडी के ऊपर में जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जो है वो चेंज करती है, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वही रहती है, मतलब फिक्स रहती है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से फिक्स वाले पार्ट से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा सेक्शन काटा dx का, कितना छोटा सा, बहुत छोटा सा सेक्शन काटा मैंने dx का, और मान लीजिए कि मैंने इस पूरे रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, b वेक्टर इज इनसाइड, और जो वेलोसिटी आपके पास होने वाला है यहाँ पे वो कितना होने वाला है, वो ऊपर की तरफ होने वाला है। मतलब कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी आपके पास इस तरीके से है। मतलब ये जो रॉड है ना उसको मैं वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूं। इस रॉड को कैसे घुमा रहा हूं, वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे इसके वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, और आर का वैल्यू एक्स है क्योंकि आपने एक्स डिस्टेंस पे ये वैल्यू लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि v क्रॉस v जो आपके पास होने वाला है उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो v क्रॉस v का जो डायरेक्शन होने वाला है वो लेफ्टवर्ड होने वाला है। किधर होने वाला है, लेफ्टवर्ड होने वाला है। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट C है दूसरा पॉइंट A है, तो C के पास जो EMF होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है और A के पास जो EMF होने वाला है वो कम होने वाला है। तो आप यहाँ से सिंपली बोल सकते हो कि जो हमारा EMF का जो हमारा डिफरेंस है EC माइनस EA, उसको बोल सकते हैं हम लोग सिंपली कैसे कि जो आपके पास V और B है ना उसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब VB और ये छोटे से dx में आ रहा है तो dx के लिए ये आ रहा है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक तो आपको दोनों पॉइंट के बीच में जो EMF का डिफरेंस है वो निकल जाएगा। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे 0 to L कर दिया है तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपके पास b इंटू dx है। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ओमेगा b बाहर निकल जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 हमारा EMF का डिफरेंस आ जाएगा। अब तो सिर्फ वैल्यू डालना है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 है और 1 स्क्वायर आपका लेंथ हो जाएगा, और 2 से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो
ईएमएफ का डिफरेंस आने वाला है दैट इज सिंपली 50 वोल्ट। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन जो पहला नंबर का सवाल है। बहुत सारे लोग इसको बना लिए होंगे क्योंकि आपने फार्मूला याद किया होगा, पर हाउ दिस पर्टिकुलर फार्मूला डिराइव्ड वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। तो पहले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट कैन बी जीरो। अब सबसे बड़ी बात है कि अरे पावर फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये पावर फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताना चाहता हूं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि पावर फैक्टर इज सिंपली सिग्निफाइज अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया है तो आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है तो आपका पावर फैक्टर कम होगा। अगर यहाँ पे हम मैथमेटिकली देखना चाहते हैं पावर फैक्टर को, तो लेट अस सपोज करिए कि ये हमारा रेसिस्टेंस है और यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस इज सिंपली जेड। जेड मतलब क्या है, इम्पीडेंस। तो इनके बीच का एक एंगल है, लेट अस सपोज करिए फाई। तो यहाँ से cos फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos फाई इज सिंपली r डिवाइडेड बाई जेड। ये जो cos फाई है ना बच्चे लोग, यही आपके पास कहलाता है पावर फैक्टर। दिस cos फाई इज सिंपली नोन एज पावर फैक्टर। तो cos फाई का वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम लोग, r बाई जेड। तो आप खुद ही सोच के बताइए कि अगर मैं एक छोटा सा केस लूं कि हमारे पास एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर मतलब प्योर रेसिस्टर। अगर प्योर रेसिस्टर हमने एसी सर्किट में लगा दिया तो सोचो कि क्या होगा, क्या यहाँ से cos फाई का जो वैल्यू होने वाला है वो r बाई जेड हो जाएगा क्या। और r का वैल्यू आपके पास जो है ना, यहाँ पे टोटल इंपीडेंस की बात करेंगे ना तो एक सर्किट में रेसिस्टेंस ही तो है, तो r क्या हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos फाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब एसी सर्किट में अगर आपने प्योर रेसिस्टर का इस्तेमाल किया है तो उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 आएगा। पावर फैक्टर में भी वेरी बिटवीन 0 to 1। प्रैक्टिकली कभी भी आपके पास पावर फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकली ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। लेकिन सर ये तो cos फाई इक्वल टू 1 है प्योर रेसिस्टर के केस में, लेकिन अगर आपने प्योर इंडक्टर ले लिया, अगर आपने प्योर इंडक्टर ले लिया या आपने प्योर कैपेसिटर ले लिया, तो अगर आपने प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर ले लिया है तो इस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो देख सकते हो cos फाई इक्वल टू क्या होता है, R डिवाइडेड बाई जेड। लेकिन यहाँ पे तो रेसिस्टेंस का टर्म ही नहीं है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस, तो cos फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही वो कंडीशन है जब आपका पावर फैक्टर 0 हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पावर फैक्टर प्रैक्टिकली कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में पावर फैक्टर 0 होगा। वेदर ये प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप कभी भी इंडक्टर को इस्तेमाल करते हो और अगर कभी आप कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हो तो इन दैट केस पावर फैक्टर में भी 0। तो आंसर सही क्या हो जाएगा बोलिएगा, पावर फैक्टर में भी 0, मतलब कि L और C वाले सर्किट पे पावर फैक्टर 0 हो सकता है। तो होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि हमारे पास एक LCR सर्किट है और LCR सर्किट को एक AC सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है जिसमें पीक वोल्टेज आपको पता है। जब आप पीक वोल्टेज के बारे में बात करते हैं तो इसको बहुत ध्यान देने की बात है कि ये पीक वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज नहीं है, दिस इज द सिंपली पीक वोल्टेज। अब आप सोचिए कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, ओके, और हमको करंट निकालना है आरएमएस का, तो आई आरएमएस जो होता है वो क्या होता है, भी आरएमएस डिवाइडेड बाई इंपीडेंस। क्या होता है, भी आरएमएस डिवाइडेड बाई इंपीडेंस। अब आप मुझे बताइए कि जो इंपीडेंस होता है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये आपके पास R है तो ये आपके पास क्या है, Z है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर बिल्कुल सही बात है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे एक फाई, तो R इक्वल टू अगर आपके पास 100 ओम है तो आप बताइए कि cos फाई क्या लिख सकते हैं, cos फाई इक्वल टू R बाई जेड। तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन cos फाई, और जो फाई है ना वो 45 डिग्री दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि फेज डिफरेंस इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब है
कि ये 1/√2 में से √2 ऊपर चला जाएगा तो जो इंपीडेंस का वैल्यू है वो √2R हो जाएगा। R ऑलरेडी आपके पास गिवन है 100 ओम, इसका मतलब ये 100√2 इंपीडेंस का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर मैं IRMS की बात करता हूं तो ये तो मैंने निकाल लिया है, बट वी नीड डिस्पैरेटली BRMS. How we are going to calculate BRMS? This is the question. And आपको पता है कि सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो BRMS जो होता है ना वो पीक वोल्टेज इनटू 1/√2 होता है। तो पीक वोल्टेज आपके पास 240 वोल्ट है, इसका मतलब है कि जो BRMS होने वाला है इस पर्टिकुलर केस में वो 240/√2 होने वाला है। अब आप सोच के बताइए कि अगर मैं यहाँ पे करंट के बारे में बात करना चाहता हूँ तो सिंपल वैल्यू रख दीजिए, IRMS जो होने वाला है वो VRMS क्या 240/√2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 100√2 हो जाएगा, यहाँ पे 100√2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 240/100 इंटू 2, इसको आप देखेंगे 1.20 एम्पियर आ जाएगा। मतलब ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है 1.2 एम्पियर। यहाँ पे बच्चों से जनरली गलती क्या हो सकती है कि ये जो पीक वोल्टेज है ना बहुत बार जल्दी जल्दी में उसको लोग RMS वोल्टेज ले लेते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है, बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा चौथा सवाल पे हम आते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा सवाल है मैक्सवेल एम्पियर लॉ से। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने कभी देखा होगा कि एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो जो एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है वो क्या बोलता है कि जो B.dl होता है वो क्या होता है आपके पास? B.dl जो होता है वो एग्जैक्टली μ0 इंटू आई के बराबर आपके पास होता है, और जो भी आप फ्लक्स निकालते हैं ना उसके टर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि इधर मैं लिखूं, यहाँ पे लिखने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपके पास, ठीक है। और वो बातें ये है कि जो करंट होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है कंडक्शन करंट और एक जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट आपको पता है कैसे आता है? कंडक्शन करंट जो है ना वो आता है dq/dt से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज गिव्स यू द कंडक्शन करंट, बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट? जैसा कि आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए वेरी मिस्टीरियस करंट। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को लगता था पहले कि जब कभी भी आप एक करंट कैरिंग वायर के थ्रू बात करेंगे तो वहां पे आप करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट अस सपोज करिए कि आपके पास एक ऐसा प्लेट है और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है। इस प्लेट के बीच में अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो जाएगा। ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए करंट जनरेटेड एंड दैट पार्टिकुलर करंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू होता है ना वो अगर आप बात करते हो तो सिंपली क्या होता है? वो होता है एप्सिलॉन नॉट d∅dt। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट d∅dt। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और ये कैसे आता है? ये आता है आपके पास ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से मैक्सवेल एम्पियर साहब ने दोनों मिला के एक लॉ दिया कि आज के बाद कभी भी जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B.dl वो क्या होगा? वो होगा सिंपली μ0 इंटू IC मतलब कंडक्शन करंट, और दूसरा होगा आपके पास μ0 इंटू ये जो आपके पास ID है, और ID का वैल्यू क्या लिखा है आपने? एप्सिलॉन नॉट d∅dt। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से आ रहा है। देख सकते हैं चौथा नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है और यही क्या है? सही जवाब है। होप एवरीबॉडी एंजॉयिंग, और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जा रहा है। अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल कुछ इस तरीके से आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिख रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड इन स्पीड गन टू मेजर द स्पीड ऑफ द बॉल इन क्रिकेट मैच? गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो किसी बॉलर ने बॉल फेंका और आपको स्पीड आ जाता है कंप्यूटर पे कि 140 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा कैसे होता है? मतलब माइक्रो सेकेंड के अंदर में ही कोई कैसे स्पीड बता देता है और टेलीकास्ट भी कर देता है। ये कमाल है स्पीड गन का। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो स्पीड गन जो है ना वो डॉपलर इफेक्ट के
फिनोमेना पे बेस्ड है। मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस वाले टेक्नोलॉजी के अंदर में किया यह जाता है कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी की मानेंगे तो एनसीईआरटी में यह भी लिखा गया है कि समटाइम्स आपका माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रेडियो वेव्स ज्यादा करेक्ट है, लेकिन हाँ माइक्रोवेव्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में माइक्रोवेव्स के बारे में भी बातें की गई है। तो ये दो ही ऐसे वेव्स हैं जो कि आप स्पीड गन में इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ द बॉल। बट मैं यहाँ पे ज्यादा रेडियो वेव्स की तरह इंक्लाइंड हूँ क्योंकि मोस्टली जो रेडियो डॉपलर इफेक्ट्स होते हैं उसमें रेडियो वेव्स का ही सिग्नल भेजा जाता है। तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल सवाल था जिसमें आप देख सकते हो कि स्पीड गन में जो है ना वो स्पीड मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेडियो वेव सिग्नल। क्लैरिटी है क्या? तो ये सवाल बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगर आप अगले सवाल को देखोगे तो बोला गया है क्या कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है? अगर मैंने इसको c से डिनोट किया तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारे को एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है 1.25। तो बोला है क्या क्या कि आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितनी होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कभी भी किसी भी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो उसका वेवलेंथ जो है ना वो हमेशा चेंज हो जाता है। सही है क्या? उसका चेंज अगर नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, स्पीड भी उसका चेंज हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दिस इज सिंपली c/v। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर आप म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1.25 डालेंगे और यहाँ पे 3 × 10⁸, तो एक लाइन में आपके पास यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा और वो सिंपली आ जाएगा। अगर आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.25। तो एग्जैक्टली आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहला इज द राइट आंसर, ये फर्स्ट जो है ना वही आपका सही जवाब है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल पे बात करते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि एक टेलीस्कोप आपके पास है, उसका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और उसका फोकल लेंथ दिया गया है, और एक आईपीस है उसका भी फोकल लेंथ आपके पास दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 140 सेंटीमीटर और अगर इसके आईपीस का फोकल लेंथ है दैट इज सिंपली 5 सेंटीमीटर, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? आपको पता है कि टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप दूर की चीजों को नजदीक देख सकते हैं। अच्छा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि टेलीस्कोप कभी भी किसी भी बॉडी को मैग्नीफाई नहीं करता है, ठीक है? कभी भी मैग्नीफाई नहीं करता है, वो दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज पास में बना देता है तो आपको वो थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो बहुत सिंपल है मैग्निफिकेशन। अगर आप टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंथ का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई आईपीस का फोकल लेंथ, ठीक है? तो यहाँ पे F0 कितना हो जाएगा 140 और Fe कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आपके पास है वो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन इन द सेंस कि मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? M क्या है? मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहा हूँ। तो आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सही है क्या? तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, उसको आप आसानी से सुलझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये बढ़िया सवाल है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि हमारे पास एक इंसिडेंट प्लेन वेव आ रही है। अगर आपके पास कोई प्लेन वेव आ रही है इस तरीके से, तो आपको पहले से पता होगा कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। तो अगर आपके पास यहाँ पे मैं एक वेव फ्रंट बनाता हूं तो वेव फ्रंट इसका कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी जो वेव फ्रंट का डायरेक्शन होता है ना वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। मैं रिपीट करता हूं कि जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो इसका मतलब है कि वेव इस तरीके से आ रही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, ये सारे सेम फेज में थे, ठीक है? ये दोनों क्या थे? सेम फेज में थे। इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट।
इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये प्रिज्म से टकराता है तो आप देखना ध्यान से कि जब ये प्रिज्म से टकराता है तो एग्जैक्टली में क्या होता है। इसका सही जवाब सी है, तो मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब ये लाइट यहाँ पे एंट्री मारेगी और जब ये वाला लाइट यहाँ पे एंट्री मारेगी तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब ये लाइट मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में लाइट बहुत देर तक रहेगी और इससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी। तो जब तक कि ये वाला वेव फ्रंट यहां पे पहुंचेगा ना, तब तक ये बेचारा यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर तक इसके अंदर में है और उसके बाद ये वेव जो है ना इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देगा। आपको तो पहले से ही पता है कि जो भी वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है वेव फ्रंट के। तो वेव फ्रंट इसका कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। तो इसीलिए जब भी ये प्रिज्म से मुड़ेगी ना तो इस तरीके का शेप लेगी, क्योंकि तभी जाके वेव फ्रंट जो है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो किस तरीके से सवाल बना आपके पता चला क्या? तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिएगा बोला गया है कि टू वेव हैविंग सेम इंटेंसिटी आई नॉट एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कभी भी आपके पास नॉन कोहेरेंट सोर्स होते हैं, अगर आपके पास कभी भी नॉन कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं तो उनकी जो नेट इंटेंसिटी होती है ना, सारे सोर्सेस के इंटेंसिटी के सिंपल सम के बराबर होती है। मतलब आपको सिंपली अलजेब्रिक सम करना है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्लिट है, आप कितने भी स्लिट बना सकते हो और यहां से इंटेंसिटी आई नॉट की आ रही है और यहां से इंटेंसिटी आई नॉट की आ रही है। किसी स्क्रीन पे ये इंटेंसिटी आई और यहां से भी ये इंटेंसिटी आई। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अगर ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हैं, S1 एंड S2 आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, उस केस में जो नेट इंटेंसिटी होने वाली है दैट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो यहां पे जो आई रिजल्टेंट बनेगा ना बच्चे लोग, वो सिंपल बनेगा आई नॉट प्लस आई नॉट। ये कितना हो जाएगा? 2I0, मतलब ये सिंपली 2I0 हो जाएगा। अगर आपने 4I0 मारा है तो आपने गलत किया है, क्योंकि 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा के पास बनता है वो तब बनेगा जब आपका सोर्स कैसा होगा? कोहेरेंट होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी फॉर कैलकाटा। क्लियर है सब लोगों को क्या? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर मैंने कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आप सबको पता है कि जब भी कोई फोटोन किसी मेटल के सरफेस पे आके गिरता है तो उसमें से मेटल के सरफेस से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या हो जाते हैं? इजेक्ट हो जाते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ध्यान देंगे तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो भी वर्क डन होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे W के बारे में बात करूं तो W इक्वल टू क्या होता है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, E माइनस फाई होता है। जो भी आपके पास एनर्जी रही होगी उसमें से अगर आपने उसका वर्क फंक्शन माइनस कर दिया तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचने वाली है। तो जो Kmax आपके पास है देखिएगा, Kmax इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस फाई। और E क्या होने वाला है? hc बाई लेमडा माइनस फाई। अच्छा, मुझे एक बात अच्छे तरीके से पता है कि आपको पता है कि जो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसको कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लेके ये डिस्कशन करूं तो काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू V और ये क्या है? ये स्टॉपिंग वोल्टेज हो जाएगा या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा? ये सिंपली आ जाएगा आपके पास EV। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने यहां पे वैल्यू EV पुट किया तो EV इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc बाई लेमडा माइनस फाई। तो यहां से वोल्टेज जो लिखोगे क्या हो जाएगा? hc अपॉन लेमडा इंटू E इलेक्ट्रॉन और माइनस फाई अपॉन इलेक्ट्रॉन। सही है कि नहीं बोलिए। अब यहां पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपके पास a c बाई लेमडा है इसको f बोल सकते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा hf अपॉन e माइनस फाई अपॉन e। इस पूरे इक्वेशन को देखेंगे ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अगर आपने इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो जो कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो यहां से सवाल आसानी से दिख जाएगा कि अगर आपने किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। जो अगला सवाल है ना वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे क्या बोला है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसे लिख सकते हैं, बोलिए, वो होती है Q इंटू डेल्टा V, या सिंपल Q इंटू V भी बोल सकते हैं आप लोग। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो क्या E इंटू V हो जाएगा क्या। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, हमसे यही पूछा गया है कि कितना हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर में। अब सोचिए कि यहाँ पे आपके पास E है और V मतलब क्या है, वोल्टेज है। कट ऑफ वोल्टेज दिया गया है 1.5 वोल्ट, तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 1.5 इंटू EV। दिस इज द राइट आंसर। तो ये एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। एवरीबॉडी क्लियर? तो होप कि आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा इस पूरे डिस्कशन के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। हम सबको पता है कि एवरी मूविंग मैटर ऑलवेज रिप्रेजेंट ए वेव। दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, सारे के सारे अगर वो मोशन में है तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकते हैं। और यही डी ब्रोगली साहब ने बताया था, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि अगर मैं कभी भी किसी भी पार्टिकल में एक वेलोसिटी देता हूं और ये m मास का है, तो ये जो पार्टिकल है ना वो वेव का फॉर्म ले सकता है। क्या लेता है? ये वेव का फॉर्म ले सकता है। मतलब हम भी दौड़ते हैं ना तो हम एक वेव की तरह ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन हमारा वेवलेंथ इतना कम है ना कि हमें पता नहीं चलता है। तो एवरी मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव एज ए वेव। ठीक है, तो आप अगर किसी भी पार्टिकल बिहेवियर को और वेव बिहेवियर को एक साथ मर्ज करेंगे तो आपको पता है कि उसका मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, P इक्वल टू h बाई लेमडा। अब सोचो कि P इक्वल टू h बाई लेमडा, तो P को m भी लिख सकते हैं और यहाँ पे h बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो बोला गया है क्या आपसे कि आप मुझको ये बताइए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा कितना हो जाएगा, h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। h का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, कितना है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई, और मास कितना है, मास आपके पास है देख लीजिए 1 इंटू 10 टू द पावर -9 kg। अच्छा मैं एक बार और चेक कर लूं, आपसे पूछा क्या गया है, सॉरी यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछा गया है, तो मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ही रहने दीजिए, और यहाँ पे जो लेमडा है ना, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू डाल देते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -25। ठीक है, यहाँ से अगर आप वेलोसिटी का वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास सीधे आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने P इक्वल टू h बाई लेमडा लगा के ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के मदद से वेलोसिटी निकाल ली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे तो बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। वो फ्रीक्वेंसी जितना देने पे क्या होता है आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन है इजेक्ट हो सकता है किसी भी मेटल के सरफेस से। तो कहा क्या क्या है कि बताइएगा कि अगर मैं व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अगर आपने किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारे बुक्स में भी इस बात का मेंशन रहता है कि अगर कभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखोगे ना तो क्या होता है, मैं आपको साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप डिफरेंट टाइप के मेटल्स को लेते हैं। जैसे कुछ मेटल्स आप ऐसे ले सकते हैं जिसमें आपके पास क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, ये सारे के सारे मटेरियल हैं। इसको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। इसको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। अच्छी बात है। अच्छा एक बात सोचिए कि अगर ये अल्कली मेटल्स है तो जब आप इन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराते हैं, मतलब कि आपने कोई फोटोन इन पे पास करा दिया, तो आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे और वहां से जो आपके पास लाइट निकलती है ना, वहां से जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज निकलती है ना, वो हमेशा किस रीजन में होती है, वो होती है विजिबल लाइट्स के रीजन में। किस रीजन में होती है, विजिबल लाइट्स के रीजन में होती है। बट अगर आपके पास कुछ अलग तरीके के मटेरियल्स है, जैसे अगर आप बात करते हैं जिंक के बारे में, अगर आप बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, अगर आप बात करते हैं कैडमियम के बारे में, अगर इनको लेके आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी आती है ना वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। कहां पे आएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। आपको रीजन जरूर पता होगा, विजिबल रेंज का भी और अल्ट्रावायलेट का भी। ठीक है, अब सोचिए किसने
क्या बोला है कि इनमें से कौन है जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में नहीं आता है। देखिए ये अल्ट्रावायलेट में आता है, ये भी अल्ट्रावायलेट में आता है, ये भी अल्ट्रावायलेट में आता है। एक सोडियम ही है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अल्कली मेटल्स है, और इसके साथ अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराते हैं तो ये विजिबल लाइट्स देता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, आपके पास अगर थ्योरेटिकल क्लैरिटी होती तो आप जरूर से जरूर बना सकते थे। आपके स्क्रीन पे एकदम बहुत ही शानदार सवाल और बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, मोमेंटम के बारे में पूछा गया है। आपको पहले से पता है P इक्वल टू क्या होता है, h बाई लेमडा होता है, और आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c इक्वल टू f इंटू लेमडा होता है। बिल्कुल पढ़ा है सर जी। तो आप यहाँ से अगर लेमडा के बारे में बात करोगे तो क्या सिंपली b कैन राइट c बाई f। हाँ, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, और जैसे ही मैंने इसको पुट कर दिया तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई c बाई f। तो यहाँ से जो p का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा hf डिवाइडेड बाई c। क्या समझ आया क्या? देख लीजिए क्या है आपके पास मोमेंटम, hf बाई c। तो दिस इज द राइट आंसर, a इज नॉट द राइट आंसर। तो दिस इज वेरी इजी, आप आसानी से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है उसी को लगा के मोमेंटम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इज। अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में सोचा तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है, n इक्वल टू 1। इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं, दिस इज सिंपली नोन एज द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में उसने बोला है कि एक रेडियस ऑफ एटम है जिसका वैल्यू है a0। तो अगर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, किस में चला जाता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आपको पता है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो बोला कि उस समय रेडियस क्या हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो रेडियस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। और n z तो क्या है, कांस्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से, हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से डील कर रहे हैं। तो आप सोचो कि आपको नहीं लगता कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। अगर पहले टाइम पे r1 बाई r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर है, तो सबसे पहले ऑर्बिट में इसका रेडियस a0 था, और यहाँ पे रेडियस मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ऑर्बिट में 1 स्क्वायर हो जाएगा और चौथे ऑर्बिट में 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू पता है कितना हो जाएगा, 16 a0 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आपने बता दिया कि किस तरीके से आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट में रेडियस को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फिर से बोला गया द साइज ऑफ एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल। ये देखिए बहुत बार डाटा जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आए और थॉमसन साहब ने बताया कि जो हमारा एटम होता है ना उस पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज से स्प्रेडेड रहता है, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चिपके हुए हैं। इस मॉडल को पूरी तरीके से नकार दिया गया, और उन्होंने बताया था कि जो एटम का रेडियस होता है ना थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंगली, कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, बाद में रदरफोर्ड साहब आए और उन्होंने भी यही बात करी है। ठीक है, उन्होंने भी बताया है कि जो रेडियस ऑफ एटम है ये ऑलमोस्ट इतना ही है। हाँ, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने जरूर बताया है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रेडियस के टर्म में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ये वो, बट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंट एक दूसरे से ये नहीं है। ठीक है, दोनों मॉडल ने रेडियस को करीब करीब सेम ही प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, चलिए नाउ अब यहां पे देखिए एक बढ़िया सवाल आ रहा है, बोर मॉडल से रिलेटेड है। आपको पता है सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल, रिजेक्टेड, देन रदरफोर्ड मॉडल, रिजेक्टेड इन सम एस्पेक्ट्स, देन बोर मॉडल। बोर मॉडल ने बताया कि दुनिया में क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर काटता है तो एनी चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सेलरेटेड है ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी, और ये चिरंतन सत्य है। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सही बात है। मैक्सवेल की थ्योरी कभी गलत नहीं हो सकती है। मैक्सवेल ने बोला है कि एनी
चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन द एक्सेलरेटेड मोड ऑलवेज रेडिएट्स द एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी को रेडिएट करता है तो इलेक्ट्रॉन बार बार ऑर्बिट के चारों तरफ घूमेगा और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रेडिएशन इमिट करते करते, एनर्जी इमिट करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर में फॉल बैक हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बोर मॉडल साहब ने सजेस्ट किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो रोटेट करता है किसी ऐसे वैसे ऑर्बिट पे रोटेट नहीं करता है, वो बहुत ही खास नंबर के ऑर्बिट पे रोटेट करता है, और वो ऑर्बिट ऐसा होना चाहिए जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए, आपको पता है ना एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, mvr n इंटू h बाई 2 पाई के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n इंटू h बाई 2 पाई, और यही जो n आपके पास है ना उसी को कहा जाता है क्वांटम नंबर। यहां से h का वैल्यू आप निकालेंगे तो हो जाएगा mvr इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अब बस वैल्यू डालना है, आप यहां से सारे के सारे वैल्यू डाल दीजिए, और जब सारे के सारे वैल्यू डालेंगे, जैसे मास डाल दीजिए, वेलोसिटी डाल दीजिए, रेडियस डाल दीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट डाल दीजिए, तो जहां तक मुझे ऐसा पता चल रहा है, यहाँ पे n के वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये n का वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू निकालोगे तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 74। हो सकता है मेरे कैलकुलेशंस गलत हो, बट अगर ये सब कुछ सही है तो यही आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर C होना चाहिए, ना कि A होना चाहिए। तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर 74 इज द राइट आंसर। क्लैरिटी है क्या, कैसे हम क्वांटम नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। आप सोचो कि आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर में 3 तरह की एनर्जी निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। अगर आप टोटल एनर्जी के बारे में बात करोगे तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो कितना होता है। टोटल एनर्जी इज सिंपली, जस्ट अलाउ मी मोमेंट, हाँ, टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, विदाउट एनी डाउट। तो देखा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आता है ना वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये हो जाएगा +2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले को अगर आप एक साथ इकट्ठा करोगे तो यही रिलेशन आपको दिखेगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होने वाला है वो टोटल एनर्जी के बराबर होने वाला है। तो अगर देखा गया है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है x है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसलिए सिंपली आप बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये A इज द राइट ऑप्शन। सबको समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से सबको खबर पड़ रहा होगा कि क्या स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द गिवन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट अकर्स इन द सन। देखिए, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो हाइड्रोजन के कारण नहीं होता, हीलियम के कारण होता है। ये सवाल में ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका एटॉमिक नंबर 2 लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे लगता है बहुत टेंशन हो जाएगा आप लोगों को भी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हीलियम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हीलियम होना चाहिए था। तो अगर आप इसको क्लेम करोगे तो शायद सबको मार्क्स दे दिए जाएं। तो अगर आप हीलियम के साथ 2-3 करेंगे और इसका रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये बहुत हद तक आप याद रख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक प्रोसेस है, बहुत लंबा है। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए सन वाले में पूछा गया है क्योंकि एक डाटा है वो जो आप बहुत बार याद रखते हो, तो इसीलिए यही डाटा आपके पास करेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग जरूर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इसका मतलब कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, आपको बताना है। आपको पता है कि R0 जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है, R0 क्या होता है, 1.2 फर्मी मीटर। अगर आपको पता है कि किसी भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है R = R0 a to the power 1/3। आपको पता है R0 का वैल्यू 1.2, फर्मी मीटर का मतलब है 10 to the power -15 मीटर, और A क्या है, A इज द मास नंबर। मास नंबर क्या है, अगर आप एल्युमिनियम के केस में मास नंबर देखोगे तो सिंपली 27, यहाँ पे हो जाएगा 27 का पावर 1/3। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1.2 × 10 to the power -3 × 3। दिस इज सिंपली 3.6 × 10 to the power
15। तो ये क्या हो जाएगा रेडियस मीटर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो सी इज द राइट आंसर। क्लैरिटी है क्या सब लोगों को? डन। अब देखिए फिर से बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बिल्कुल याददाश्त वाली चीजें हैं, और आपने जब इसका ग्राफ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, नॉट एग्जैक्टली लेकिन ये ग्राफ चलते चलते ऐसा चला जाता है, ठीक है क्या। और सबसे जो मैक्सिमम पे आपको दिखेगा वो आयरन दिखेगा। क्या दिखेगा? आयरन दिखेगा। 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग कि कितना होता है, बट उसी के आसपास होगा आपके पास। तो जो आयरन आपके पास होता है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन वो सबसे ज्यादा होती है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है डी, आपको याद रखना चाहिए। विकिपीडिया का सहारा ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ और भी एलिमेंट्स के बारे में बताते रहेंगे आपको कि ये हो सकता है, बट नहीं, आयरन देखेंगे। अगर आप इस कर्व को देखेंगे जो बहुत सारे बुक्स में बना हुआ है तो आयरन ही आपको सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देने वाला है। डन। चलिए यहां पे आ जाइए, बोला गया कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे बेहतर स्टेटमेंट ये है कि इफ देयर इज ए मास देयर इज ए एनर्जी। अगर कहीं पे मास है तो एनर्जी है, कन्वर्ट करने की बात तो अलग है। हाँ, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि मास ही एनर्जी है, क्योंकि मास और एनर्जी आर सिंपली इक्विवेलेंट। क्या है? एक तरीके से इक्विवेलेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मास है, ये हो जाएगा E/c²। मतलब कि अगर आपके पास मास इंक्रीज हो रहा है किसी भी जगह पे तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। यही से आइंस्टीन साहब ने ये रिलेशन दिया है E=mc²। बस अब तो वैल्यू डालना है, आप मास का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए कितना होता है, मास है आपका 1 मिलीग्राम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और लाइट का स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। तो बहुत सिंपल सा ये आपके पास सवाल था। 9 इंटू 10 टू पावर 13 जूल इज द सिंपल आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटॉप्स एन एलिमेंट। 2 आइसोटॉप्स है किसी भी एलिमेंट के और उसके एटॉमिक मासेस दिए गए हैं। मान लीजिए कि पहले का एटॉमिक मास दिया गया है 34.98, मान क्या लिया जाए, दिया ही हुआ है, और दूसरे का कितना दिया हुआ है 36.98। लेकिन ये 100% नहीं है, इसका कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए N1 जो है ना वो फ्रैक्शन है, 75.4% आपके पास दिया गया है, और दूसरा क्या है 24.6%। N2 इज सिंपली 24.6%। अब सोच के बताइए कि कभी भी अगर आपके पास एवरेज एटॉमिक मास निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, एवरेज एटॉमिक मास, तो आप सिंपल, ये तो वैसे भी आप कॉमन सेंस का सवाल है, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। और ये क्या हो जाएगा बोलिए, N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे दो ही चीज है तो आप ले सकते हो 34.98 इंटू 0.754। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.754 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36.98 इंटू 0.246। ये पूरा वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 35.97। तो इसका मतलब कि जो एवरेज एटॉमिक मास आप निकालोगे ना वो कितना आ जाएगा, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। क्लैरिटी है क्या? सिंपल सा सवाल है तो आपको जरूर समझ आ गया होगा। फिर कुछ ऐसे बहुत ही नॉर्मल से सवाल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। मैं इस पे बहुत बातें नहीं करूंगा, हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स जो होते हैं ना वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और ट्राईवैलेंट एटम क्या होता है, डोपेंट होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, सारे बच्चों को पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी इसका कोई चॉइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोला गया है व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन। फिर से सेम कहानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो उसको जब आप फॉरवर्ड बायस की तरह इस्तेमाल करोगे तो ये बिल्कुल देखा गया है, रटा रटा ऐसी चीजें हैं कि हमेशा पोटेंशियल को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं है, आपको याद रखना है, और अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब आपको जरूर पता होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी फॉर बॉम्बे। डन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सीडीएस। ये बहुत थ्योरेटिकल सवाल है, मुझे लगता है केमिस्ट्री वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है ना वो बहुत तरीके का होता है। जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो सकता है, कंपाउंड वाला सेमीकंडक्टर हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उसी का पार्ट है। बट इसको देख के लगता है कि कैडमियम और जो आपके पास है एस, वो दोनों को देख के लगता है कि दोनों ही इनऑर्गेनिक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दोनों में कार्बन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है, इनऑर्गेनिक होने वाला है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोला गया है कि अगर आपके पास, आपको पता है सबसे पहले कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, और इधर यहाँ पे कुछ होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो ये तीन तरह से हो सकता है आपके पास, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन एनर्जी गैप। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर एक कंडक्टर आपके पास है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो उनके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई खास एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनके जो आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं ओवरलैप होते हैं। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करोगे तो सेमीकंडक्टर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कैसा होगा, ये स्टोरी ऐसा होगा कुछ आपके पास, यहाँ पे वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड। तो अगर आप कुछ एनर्जी दोगे ना तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और आपको इसीलिए कहा जाता है कि उसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। मतलब कंडक्टर जितना भी नहीं होगा और इंसुलेटर जितना कम भी नहीं होगा, बीच बीच में होता है। लेकिन अगर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर में यहाँ पे मान लीजिए कि कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे आपके पास क्या है, वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए इस तरीके का जो आपके पास मटेरियल होता है उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। और इसीलिए ये नॉन मेटल्स जैसे बिहेव होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेटल्स तो नहीं होने वाला है, सेमीकंडक्टर भी नहीं, एलॉयज भी नहीं होगा, क्योंकि एलॉयज ऐसा चीज होता है जो उस एलॉयज में एक मेटल तो जरूर होने वाला है, एलॉयज में मेटालिक प्रॉपर्टी जरूर रहती है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन मेटल इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान था ये, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको। ओके गाइस, नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। बोला गया है क्या कि आपके पास एक सर्किट दिया गया है, एक डायोड है जिसमें इनफाइनाइट रिवर्स बायस रेसिस्टेंस लगाया गया है। अच्छा, इनफाइनाइट रिवर्स बायस का क्या मतलब है कि अगर इससे आपको करंट फ्लो कराना है I1, ये रिवर्स बायस हमने क्रिएट किया हुआ है, तो एक तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो इसके बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट रिवर्स बायस का मतलब कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ द वोल्टेज तुम क्रिएट करोगे ना, तब जाके करंट आपका फ्लो होगा। इसका मतलब है कि ये करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने वाला है, तो I1 तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब आप इस सर्किट को रीस्ट्रक्चर करोगे तो पता चलेगा सिर्फ एक 50 ओम बचा हुआ है और नीचे 10 वोल्ट है। तो खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पे I2 की बात करेंगे तो सिंपल ओम्स लॉ लगा लो, V = IR। तो यहाँ पे जो करंट होगा आपके पास कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस 1/5 कितना होता है, 0.2 एम्पियर। मतलब क्या हो गया कि ये सिंपल एक तरीके से आप बता सकते हो कि 0 एम्पियर और 0.2 एम्पियर, यही दो ऐसी चीजें हैं जो I1 और I2 हो सकती है। ठीक है, ये देखिए 0 एम्पियर और 0.2 एम्पियर, सिंपल I1 और I2 आपके पास होगा। तो ये यही पूछा है कि करंट का वैल्यू कितना होगा। तो इजी सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें कष्ट नहीं होना चाहिए था आपको। आइए कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड सवाल है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहला सवाल कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे हमने क्या डाल दिया है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे हमने एक चार्ज डाल दिया है क्यूब। अब आपको गॉस लॉ पता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं E.dA जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, Q
इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो अंदर का चार्ज तो Q ही है, तो ये क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो E डॉट D है, दिस इज द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू दिस क्यूब। समझ आ रहा है? तो नेट फ्लक्स जो है ना पूरे क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है। तो बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्योंकि जो चार्ज है ना वो क्यूब के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रखा गया है। तो अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 6 फेस को मिला के है, तो एक फेस से कितना जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बातें समझ आ रही की? तो बड़ा ही आसान सा सवाल था ये, और 90% लोग इसको याद करके बैठे रहते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस आपके पास नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे आया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह, अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप मुझे बताइए कि F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर, फोर्स पे वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपको पता है कि करंट को लिखते हैं dq बाई dt। हाँ सर, बिल्कुल पता है मेरे को। तो यहां से अगर आप चार्ज लिखोगे तो क्या होगा I इंटू टी, आई का यूनिट एम्पियर, टाइम का t। तो आप सोच के देखो कि जो चार्ज का यूनिट आ रहा है ना, एम्पियर सेकेंड आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे चार्ज का a इंटू टी। बस ऊपर लेके चले जाइए, यही आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा। तो 30 नंबर पे आपने बता दिया कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्लैरिटी है कि नहीं है? बहुत सिंपल सिंपल सवाल है आपके पास, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ाई करी है तो चीजें आपसे बन जानी है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कूलम्ब्स लॉ की बातें करना चाह रहे हैं तो इनको बताना चाहिए था कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर फिर भी हम मानेंगे, हमारे पास चॉइसेस नहीं है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कैसा चार्ज है बोलिएगा, माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो स्मॉल डी है, क्योंकि जब आप कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चार्ज स्टैटिक भी होना चाहिए और दूसरा चार्ज पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम डिस्टेंस लेंगे इनके बीच में। तो अगर इनके बीच में अगर आप फोर्स के बारे में बात करोगे तो क्या होता है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये चार्ज के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, kq स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। फिर क्या बोला गया कि ये a है और ये b है। B से क्या किया गया है, 50% चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब B पे कितना चार्ज बच गया है, माइनस क्यू बाई टी, क्योंकि पहले माइनस क्यू था, अब आधा बच गया है, तो माइनस क्यू बाई टी, और यहाँ का माइनस क्यू बाई टी ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया है। तो पहले यहाँ पे क्यू था, अब माइनस क्यू बाई टी यहाँ पे आ गया है। तो क्या अब इसके पास क्यू बाई टी आ गया है क्या? तो बताइए, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी चेंज नहीं किया हमने। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, लेट अस सपोज एफ डैश, वो हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सही है क्या? तो कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन 4 डी स्क्वायर। सही है क्या? तो बस हो गया ना। आप यहाँ पे मान लीजिए इसको 1, इसको 2, 1/2 कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा f अपॉन एफ डैश इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 डी स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर ने के क्यू स्क्वायर को मार दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो एफ डैश इक्वल टू पता है कितना हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई 4 बच जाएगा। तो पता चला कि नया जो फोर्स होने वाला है वो पहले के मुकाबले कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देख लेना कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह नहीं कर दिया हो, अदरवाइज यही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है क्या कि 3 इक्वल चार्जेस ईच आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस। मैं यहाँ पे थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत सारे लोगों ने बिना बनाए हुए ही इसको टिक आउट कर दिया होगा। ये Q है और यहाँ पे भी Q है। अब सवाल है कि इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं पे मैंने ले लिया है। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं A से D के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर ये पूरा रेडियस R है तो ये R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा। तो AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 4। समझ आ रहा है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो ये आ जाएगा √3R/2।
अब आपको पता है कि कभी भी किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो आपके पास सेंट्रॉइड को ना 2:1 टुकड़ों में बांट देता है, मतलब ऊपर वाला 2 पार्ट तो नीचे वाला 1 पार्ट। तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द AO वैल्यू, क्योंकि इसी का काम है, हमको O पॉइंट पे हमको सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। तो क्या लिखोगे कि जो 3 पार्ट डिस्टेंस है ना, 2 पार्ट उसमें से ऊपर वाला है, मतलब क्या लिखेंगे 2/3, मतलब 2 पार्ट है 3 पार्ट में। तो बताइए √3r/2 में कितना हो जाएगा। तो आप यहां से आसानी से देख सकते हो कि r/√3 जो आपके पास होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्या आपको समझ आया क्या कि अगर मान लीजिए कि ये 9 मीटर होता तो 9 मीटर में 6 मीटर यही होता और 3 मीटर ये होता, तो अगर ये 3 मीटर है तो 2 मीटर यही होगा, तो 2/3 और टोटल कितना है √3r/2। तो ये जो आपके पास एक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, r/√3। नाउ अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैं बहुत ज्यादा गंदा नहीं करूंगा इसको। अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे O है, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये होगा, क्या बोलिए, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, Q, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे 1 कूलम चार्ज डाल देते हैं अपॉन r/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, KQ × 3 डिवाइडेड बाई r²। दिस इज सिंपली 3KQ अपॉन r²। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तीनों डायरेक्शन से ऐसे ही आएगा। ध्यान से देखना, एक तो इधर आया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड K3KQ अपॉन r², और अगर आप यहां से इसके बाद देखोगे तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से देखोगे तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीनों के बीच का जो एंगल है ना एक दूसरे के साथ 120 डिग्री बनेगा, आपको पता है, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर कोई 3 फोर्सेस हैं 120 डिग्री पे किसी पॉइंट से पास करते हैं, उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। वेक्टर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा वो कितना दिखेगा, 0 दिखेगा। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या बातें समझ आ रही सब लोगों को? तो मुझे लगता है कि आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लैरिटी है क्या? चलिए यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा और एक सवाल देखते हैं। ये सवाल अच्छा लग रहा है मुझे। ये सवाल में क्या बोला है कि इफ 2 इनफाइनाइट प्लेन सीट्स, 2 इनफाइनाइट प्लेन सीट है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये कैपेसिटर वाली फीलिंग आ रही होगी कि हाँ कैपेसिटर में भी सिग्मा नॉट रहता था। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपेसिटर में जो रहता था ना वो पॉजिटिव और निगेटिव रहता था। मतलब एक जगह पे अगर आपके पास प्लस सिग्मा था तो दूसरी जगह पे क्या था, माइनस सिग्मा था। बट यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं है, इसने बोला है कि दोनों जगह पे क्या है, प्लस सिग्मा ही है। हो सकता है यहाँ पे आपसे छोटी सी गलती हो गई होगी, क्योंकि बहुत बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। अब सोचो कि अगर आपको किसी भी इनफाइनाइट प्लेन सीट्स, मान लीजिए कि ऐसा सीट्स रहता और कोई भी चार्ज है, लेट अस सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्ज है जिस पे पूरे तरीके से स्प्रेडेड है, तो यहां से किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा σ/2ε0। और मजे की बात पता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉजिटिव के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा σ/2ε0, और इसके कारण इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा फिर से σ/2ε0। आपको नहीं लगता कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है वो 0 दिख रहा है? मैंने आपको बार बार बोला है कि इसने अगर नहीं बोला है कैपेसिटर के बारे में और उन्होंने निगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला है, तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं कि ये क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपने σ/ε0 मारा है, आपने ये सोच के मारा है कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। कैपेसिटर के केस में प्लेट के अंदर में यही होता है, σ/ε0 और दोनों साइड 0 हो जाता है, बाहर में 0, इधर भी बाहर में 0। लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है। आपको क्या मारना चाहिए, 0 आंसर मारना चाहिए, तभी जाके चीजें सही होने वाली है। क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बार गलत हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता है। यहाँ पे एक और आसान सा सवाल है कि आपके पास एक स्क्वायर है, सारे जगह पे आपको कराए जाते होंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना कोई वाहवाही है कि आपने इस सवाल को बना दिया है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है
इसका मान लीजिए कि डिस्टेंस मैं r ले लेता हूं, वैसे इन्होंने a लिया हुआ है पर मैं r ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे भी q चार्ज है, यहाँ पे भी q चार्ज है, यहाँ पे भी q चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा फोर्स के टर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि फोर्स ही पूछा है। k q1 q2 बाई आर स्क्वायर है, तो क्या k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस चार्ज के कारण यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? सेम k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपके पास डायगोनल पे चार्ज दिख रहा है ना, इसको देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए k q स्क्वायर अपॉन √2r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ना वो √2r है, वो r नहीं है। बस अब यहाँ पे आपको नेट वैल्यू तो निकालना है। देखिएगा एक इधर आ गया, ये वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आपके पास किधर आ गया है? नीचे आ गया है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक इधर आ गया है, ये क्या है? देखिए के क्यू स्क्वायर बाई √2r स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। अगर आप तीनों को रिजल्टेंट लोगे ना, तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे क्या लिखोगे? अगर दो वेक्टर a और b 90 डिग्री पे है तो उसका रिजल्टेंट √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो कि ये √2 टाइम्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और प्लस इसके बारे में पता है आपको, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप लोग, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही दिख रहा होगा √2 प्लस 1/2। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे हैं तो आपसे सवाल जरूर बने होंगे। क्लैरिटी है क्या? चलिए देखिए, एक और सवाल है। बोला गया है कि हमारे पास एक ना सर्कुलर पाथ है, दिस इज ए सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है +q, ठीक है, r रेडियस का है, बहुत अच्छी बात है। द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज q। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक डायमीटर का 2 एंड है आपके पास, यहाँ पे +q है a, और इसको हमको लेके जाना है दूसरे एंड पे, जिसको मैंने बोला है b। अभी कैसे लेके जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसने क्या बोला है? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज स्मॉल q फ्रॉम वन एंड ऑफ द डायमीटर टू अदर एंड ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज +q इज। ठीक है, सोचो कि मुझको यहां से यहां चार्ज को लेके जाना है, मतलब मुझे a टू b ट्रेवल कराना है चार्ज को। आपको पहले से पता है कि जो वर्क डन होता है वो q इंटू डेल्टा v होता है, ये बार बार आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन q कौन सा? ये छोटा सा चार्ज को आपको लेके जाना है, तो छोटा सा चार्ज को चले लेके, तो आपको लेके कहां जाना है? b पे। तो फाइनल पोटेंशियल कहां से लेके जाना है? a से, तो इनिशियल पोटेंशियल, तो q इंटू डेल्टा v। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं b और a के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकूं, अब खुद ही सोचो कि अगर आप A पे Q के कारण पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल एट A क्या हो जाएगा? K Q बाई आर। सिंपल है ना, K Q बाई आर होता है, और आपको साइन के साथ वैल्यू डालनी होती है। लेकिन अगर आप B पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल फिर से K Q बाई आर, दोनों सेम वैल्यू है, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना वो 0 हो जाएगा, और ये पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वैसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं तो नेट वर्क डन हमेशा क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो बड़ा सिंपल था ये, आप आसानी से बोल सकते हो कि इसका आंसर 0 है। मतलब सिंपल तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए। अब मैंने कोई कैलकुलेशन गलत नहीं की होगी, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए, ये सिंपल सवाल है। बाय कीपिंग ए कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा रॉन्ग है? ये देखिए कौन सा रॉन्ग है। सबसे पहले इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। वैसे ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? ये होता है, बट मैं बहुत ज्यादा इस स्टेटमेंट से खुश नहीं हूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आपके पास कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर कंडक्टर हॉलो है तो, या आपने कुछ ऐसा जुगाड़ किया है, तो ऑलवेज इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए ये जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि उनके कहने का मतलब यही है कि इनसाइड ए कंडक्टर वेयर मटेरियल इज प्रेजेंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 है। ठीक है, तो मैं इसको सही मान रहा हूं। फिर बोला गया है कि अगर आप कभी भी किसी भी कंडक्टर पे देखोगे तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आती है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी। याद रखिएगा, कोई भी अगर आपके पास आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ये हमेशा परपेंडिकुलर जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथा ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। इस पे आते हैं, लेकिन ये क्या बोला है
कि एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो आएगी ना वो इसी तरीके से आके परपेंडिकुलरली ही इसको हिट करने वाली है। अब आप कि अगर आपने खुद ही बोला है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आप बताओ कि आपने पढ़ा है E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल का कांस्टेंट होना बनता है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो सरफेस है ना इक्वी पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो जो पोटेंशियल है ना वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट है। तो थ्रू आउट द वॉल्यूम आपके पास क्या होने वाला है, पोटेंशियल कांस्टेंट होने वाला है। ये बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये भी बात सही है। रेस्ट आपको पता चल चुका है। तो ये तीनों सही स्टेटमेंट है, आपको रॉन्ग ढूंढना था। क्लैरिटी है क्या बोलिए? तो बड़ी आसानी से आप इस तरह के सवाल को टैकल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल है कि चार्ज कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो बताइए क्या होगा। अगर आपने चार्ज कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो जितना चार्ज स्टोर करना था उस कैपेसिटर को उतना उसने कर लिया है। अब आप डिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज पार्टिकल को। क्लैरिटी है क्या? तो सिंपल सा बात है कि आपको बोल देना पड़ेगा कि इसमें चार्ज जो है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया तो कर दिया, आपको उसके बाद कोई भी चार्ज पे डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। डन। Which of the following molecule is not polar? ये बहुत आसान सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा पैपे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल H2 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ये पोलर आपके पास नहीं है, बाकी पोलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। 12 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। तो सिंपल है, देखिए कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 2 pf। अच्छा, आपको पता है कि ये इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -12 फैराड। ठीक है, पीको मतलब क्या होता है, -12। अच्छा, वोल्टेज कितना है आपके पास, 50 वोल्ट। आप बताइए मुझे कि जो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, क्या हाफ CV² यही एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है क्या? बिल्कुल। और C का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए, आपने दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर -12 और V² कितना हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकाल के देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। तो बिल्कुल सही जवाब है, बी फॉर बॉम्बे, ये सही जवाब आपके पास होने वाला है। डन। चलिए देखेंगे, बोला गया है क्या कि एक कंडक्टिंग वायर का लेंथ L है। देखिए एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है और ये लेंथ मैंने L बोल दिया है। अगर आपने इसको स्ट्रेच करके इसका लेंथ 12 कर दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए। इसका मैंने लेंथ कितना कर दिया है, 12 कर दिया है। तो जब आप इसका लेंथ चेंज करोगे ना तो इसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 टाइम्स लगा देना है। रेसिस्टेंस नहीं पूछा है बच्चा, कंडक्टिविटी पूछा है। अब देखो, आपको पता है कि जो आपके पास R होता है वो होता है रो L/A, जिसमें रो जो होता है ना वो रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है, रो इज सिंपली नोन एज द रेसिस्टिविटी। तो जो रेसिस्टिविटी होता है ना 1 कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है, 1 कंडक्टिविटी होता है। तो अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात करनी है तो क्या मैं रेसिस्टिविटी से पता कर सकता हूं? रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ये कुछ ऐसी कहानी है कि जैसे किसी भी बॉडी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं हो सकती, उसी तरीके से किसी भी बॉडी की कंडक्टिविटी तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक कि वो मटेरियल को चेंज न किया जाए। तो अगर रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है तो कंडक्टिविटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तुम कुछ भी करो, कभी भी इसका कंडक्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। सही है क्या? तो बिल्कुल ध्यान से आपको मारना था। अगर आपने गलत किया होगा तो खुद के कारण गलत किया होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घटता है, ये मुझे पता है, बट इसके लिए मटेरियल सेमी कंडक्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेमी कंडक्टर होना चाहिए। देख लीजिए, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिक्रीजेड देन इट मस्ट बी ए सेमी कंडक्टर। कॉपर मेटल है, ये नहीं हो सकता। एल्युमिनियम मेटल है, ये नहीं हो सकता। नाइक्रोम नहीं हो सकता। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये दोनों गलत हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? क्योंकि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास रेसिस्टिविटी
क्या होने वाली है, घटने वाली है। डन। तो बहुत ही आसान सवाल, अगर आपने थॉरो एनसीईआरटी को रीड किया होगा तो आपको जरूर पता चला होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ सिंपल दिया गया है 12 वोल्ट, इसको वोल्टेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया गया है 0.6 ओम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम करंट ड्रॉ तभी होता है जब आपके पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर हो जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पहले से पता है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो आप इसको V = IR की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मुझे बताइएगा, करंट पूछा है क्या, तो I = हो जाएगा V/R। V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 0.6 ओम, तो मुझे लगता है 20 एम्पियर हो जाएगा। तो सिंपल सवाल 20 एम्पियर मारिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ये आपके पास मैग्नेटिज्म से है। बोला गया है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो कनेक्ट की गई है अक्रॉस द डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स A and B ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जाइड, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ये तो देखो ऐसे ही सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग से रिलेटेड मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं किसी भी x डिस्टेंस पे, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं आप लोग। अगर यहाँ पे x डिस्टेंस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करूं तो कितना हो जाएगा, आप लोग को ये बहुत बार पता होगा। देखिए आप ये जैसे ये पूरा स्टोरी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नीचे जो होता है ना वो होता है 2 × R² + x² टू द पावर 3/2, सही है क्या। और ऊपर में जो होता है वो क्या होता है, μ0 ठीक है, μ0 अब एक बात समझिए, बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अब देखिए मेरे को अगर याद नहीं आएगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इसका आंसर क्या होता है 2R होता है। अब मुझे इसके सेंटर पे निकालना है, तो क्या मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, क्या बोलो हाँ है ना। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो आप खुद ही सोच के बताइए कि क्या यहाँ पे हो जाएगा R² का पावर 2 कटेगा R3, तो नीचे बच जाएगा आपके पास 2R3। अब देखिए ऊपर में μ0 चाहिए जो कि आपके पास पहले से है, क्या है ऊपर में μ0 आपके पास पहले से है। अब सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट ऐसी चेकआउट कर रहा हूं मैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या होने वाला है, क्या πr² हो जाएगा, पर पाई का टर्म तो वहां पे दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे πr² नहीं होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप कभी भी आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो μ0 × πr² होगा कि नहीं होगा ये, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर आप πr² डाल देते हो तो आप देखोगे इसमें पाई का टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको वही बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमेशा आपको याद रहे जरूरी नहीं। अब देखिए μ0 अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा I × R²। अब देखिए अगर R² ने R² को मार दिया तो यहाँ पे दिख रहा है μ0 × I/2R हो जाएगा। तो बहुत बार आपको चीजें याद रहती है, बहुत बार चीजें याद नहीं रहेगी। तो अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो μ0 × I × R² डिवाइडेड बाई 2 × R² + x² टू द पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाई 2R। सिंपल तरीके से इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्लैरिटी है सब लोगों को क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डायमीटर। अच्छा देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ठीक है, हमारे पास एक वायर है और ये मेरा सेंटर है। अगर मैं एक R रेडियस ले रहा हूं, R रेडियस मतलब क्या है कि हमारे पास ये कोई भी रेडियस R होगा और मैं R ग्रेटर देन R ले रहा हूं। आउटसाइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आउटसाइड के बारे में बात कर रहा हूं। अब सोचिए कि जब आप आउटसाइड के बारे में बात करते हैं तो आपको पहले से पता होगा कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है वो आता है μ0 I डिवाइडेड बाई 2R। ये फिक्स वैल्यू है, वायर के बाहर का वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो रेडियस के क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझे स्मॉल r लिखना चाहिए तो मैं स्मॉल r लिख ही देता हूँ बिना किसी देरी के, ठीक है। ये लीजिए स्मॉल r लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे 1/r मतलब ये हाइपरबोलिक रिलेशन बनाएगा, हाइपरबोला की तरह ये आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप अंदर की बात करते हो, जैसे लेट अस सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, तो फिर से आप क्या लगा दोगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दोगे। और एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, B डॉट dl, तो dl क्या हो जाएगा आपके पास 2πr इंटू μ0 इंटू, और I लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ I0 को J इंटू
पाई आर स्क्वायर। अरे भैया जे मतलब करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप आसानी से बी का जो वैल्यू है वो क्या बता दोगे मुझे बताइएगा, म्यू नॉट जे, और पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर वायर के अंदर के हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो बी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस है, और जब आप बाहर की बात करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आसानी से देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, ये देखिए और ये देखिए, तो इसका मतलब कि बी इज द राइट आंसर। पहले इंक्रीज करेगा और फिर आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसीलिए गलत हो गया है, बाकी राइट साइड वाला ग्राफ जो है ना इसका भी सही था आपके पास। क्लैरिटी है, तो ये आपका सही जवाब होने वाला है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कहां गया, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, आर है, एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है आपके पास, आर है। अब सोच के बताइए कि क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसका पूरा लेंथ एल है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा इसका हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। अच्छी बात है, कोई कष्ट का अनुभव आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ से करंट आपने क्या पास करा दिया, आई करंट पास करा दिया है। तो आप सोच के बताओ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर लिखोगे तो आपको पता है एन आई ए होता है, क्या होता है, एन आई ए होता है, एन नंबर ऑफ टर्म, आई करंट, और ए आपको अच्छे तरीके से पता है एरिया। अब आप सोच के बताइए कि अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे निकालना चाहता हूं जिसका वैल्यू m दिया गया है, स्मॉल m है लेकिन मैंने कैपिटल M लिख दिया है, तो n रहा, कैपिटल I रहा। एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो सोचिए एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर है एल बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, क्या है एल बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन मैंने बना दिया है। फिर क्या बोला दोस्त, सोचिएगा कि इफ दिस वायर इज देन कन्वर्टेड टू ए रिंग ऑफ 2 टर्न्स, 2 टर्न्स का मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 पाई आर जो आपके पास है वो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो बताइए मुझे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल बाई 4 पाई हो जाएगा। और अगर r का वैल्यू l बाई 4 पाई हो गया है तो इस केस में फिर से मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा, लेट अस सपोज करिए m डैश, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो गया है तो n का वैल्यू आपको 2 डालना पड़ेगा, 2l। करंट तो अभी भी वही आ रहा है और यहाँ पे फिर से पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे l बाई 4 पाई का होल स्क्वायर। देखते रहना मास्टर कुछ कैलकुलेशन गलत ना करे। फिर आप यहाँ पे 1/2 को डिवाइड कर देना तो यहाँ से m डैश का जो वैल्यू है वो m बाई 2 आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि a जो क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है m डैश इक्वल टू m बाई 2। क्लियर है क्या सब लोगों को, विदाउट एनी डाउट ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, हम लोग आगे की बात करेंगे तो देखिए क्या कहानी कहा गया है। बोला गया कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एज 30 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना गया है, 0.25 टेस्ला। ठीक है, और टॉर्क जो दिया गया है आपके पास वो क्या है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। बोला गया है मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, m क्रॉस b। क्या होता है, m क्रॉस b। तो इसको लिख सकते हैं mb sin थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। बस टॉर्क का वैल्यू डाल दीजिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2। मैग्नेटिक मोमेंट आपको अभी नहीं पता है, वही निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 और साइन 30 है 1/2। मतलब यहां से मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 0.25। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन खेलते हैं तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा और 4.5 इंटू 8 जो है मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो मुझे लगता है 36 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है, ये 36 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है, ये तो 0.36 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सी बिल्कुल सही जवाब है, बिना किसी दिक्कत के ये भी सवाल आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ा सा। इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज लूप, फाइटी आपको दिया गया है, फाइटी दिया गया है, ये बहुत ही मच्छर सवाल है, बहुत आसान, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। तो अगर आप यहाँ पे d5/dt निकालते हैं तो d5/dt कितना हो जाएगा, 6t प्लस 2। अब आप बोल रहे होगे कि निकाल ही क्यों रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा t इक्वल टू कितना है, 2 सेकेंड है। यहाँ पे जल्दी वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 14।
14, क्या है 14। तो बोला गया है क्या, निकालना क्या है भाई साहब, रेसिस्टेंस दिया गया है आप लोगों को 14 ओम। तो ये जो d5/dt है उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, यही तो ईएमएफ है। तो ईएमएफ इसका हो गया है 14 वोल्ट, रेडियस कितना, रेसिस्टेंस कितना है 14 ओम। तो आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो V = IR कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 14 × I, तो I = कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये सिंपल सा सवाल, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, कोई कष्ट भी आपको नहीं होने वाला है। डन। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बोला गया कि करंट इन एसी सर्किट फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, मतलब पहले करंट 5 एम्पियर था और फिर बाद में जो करंट है वो आ गया है 0 एम्पियर का। टाइम जो आपने लगाया है डेल्टा टी वो है 0.1 सेकेंड। सही है क्या। तो आप देखोगे बोला गया है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। तो अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करोगे तो क्या लिखेंगे, E = L/di/dt। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस देखोगे तो आपके पास जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट आपको दिया गया है। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है और चेंज इन करंट है 5 - 0/0.1 सेकेंड। बस यहाँ से L का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 100 × 0.1 डिवाइडेड बाई 5, 20 × 0.1 = 2। तो सेल्फ इंडक्टेंस इसका कितना हो जाएगा 2, और H मतलब हेनरी, क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस सभा को समाप्त करते हैं। देखिएगा ये तो बहुत सिंपल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल्स होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। हाँ, उसके ओरिएंटेशन पे जरूर डिपेंड नहीं करता है, बट करंट वारंट पे डिपेंड नहीं करता आपके पास। तो ये सवाल बहुत सिंपल है कि मतलब कि प्रॉपर्टी का मतलब कि जो आपके पास है वायर वो कितने टर्न आपके पास लिए गए हैं, क्या परमिएबिलिटी है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बाकी चीजों पे डिपेंड ये नहीं करता। हाँ, ओरिएंटेशन पे जरूर डिपेंड नहीं करता है, बट कोई भी ऐसा फैक्टर जैसे रेसिस्टेंस या फिर आप करंट, इन सब चीजों पे चीजें क्या होती है, डिपेंड नहीं करती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी जो हमने आपके साथ डिस्कस कर दी है, और ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। होप कि इसमें से मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, और अगर की होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसमें कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह किए हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये होप कि आपको जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो आपको बेहतर समझ आया होगा, और मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपके सॉल्यूशंस मेरे से काफी हद तक मैच कर रहे होंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रिजल्ट जो कि आप लाने वाले हो, और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, मैं बहुत बहुत आपको विशेष देता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और टाइम पे जब हम कुछ और बात आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।